आज का हम लोग का टॉपिक है प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया से हम लोग क्या समझते हैं, मीन्स इंक्रीज़ इन बीपी। प्रेगनेंसी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, किस तरीके का इफेक्ट दिखाता है मदर में, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क फैक्टर्स है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बेसिकली एक होता है क्रॉनिक हाइपरटेंशन, एक होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होता है, और ये बेसिकली नॉर्मो इंटेंसिव क्लाइंट में होता है जिनका पहले कोई कंप्लेन नहीं था हाइपरटेंशन का। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वो लेडी प्री एक्लेम्शिया है या फिर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रहा है उससे। तो बीपी अगर मेज़र करने के बाद 140/90 mmHg से ज़्यादा आ रहा हो तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं या फिर प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। और ये कब होना चाहिए, जब 6 आवर में पहली बार हम लोग 6 आवर में लिए, फिर दूसरे नेक्स्ट 6 आवर में भी सेम बीपी आ रहा है, मीन्स इंक्रीज बीपी आ रहा है। दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्री एक्लेम्शिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे दो टर्म आता है कि प्री एक्लेम्शिया क्या होता है और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है, दोनों अलग चीज़ है। प्री एक्लेम्शिया में भी और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी बीपी इंक्रीज़ होता है, जो कि इंक्रीज़ होता है 140/90 आफ्टर 20 वीक्स। बट प्री एक्लेम्शिया में प्रोटीन यूरिया, इडीमा एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर भी पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्री एक्लेम्शिया बेसिकली है क्या। तो प्री एक्लेम्शिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बेसिक हम लोग का टॉपिक आज का प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें इसका है माइल्ड और मॉडरेट। तो माइल्ड में क्या होता है कि सबसे पहले बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा 140/80, ठीक है। और ये बेसिकली लेस रहेगा, लेस देन 160/110 mmHg। और इसमें क्या पाया जाएगा, इडीमा। ओके, इसमें हम लोग को समझ में आ गया, मीन्स अराउंड 140/90 है बट लेस देन 160/110 mmHg है। बट सीवियर फॉर्म में इसका क्या होगा कि सीवियर फॉर्म में बीपी 160/110 mmHg होगा, इडीमा इसमें भी होगा। और ये थोड़ा सीवियर केस है, तो इडीमा की वजह से क्या होगा कि जीएफआर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और यूरिन फिल्टरेशन में जो प्रोटीन है वो फिल्टरेट होकर यूरिन में बाहर आने लगेगा, जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और ये प्रोटीन यूरिया कितना होगा, मोर देन 5 ग्राम पर 24 आवर। और दूसरा कंप्लेन क्या होगा, अगर सीवियर फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ कम हो रहा है, अगर प्रोटीन किडनी काम करना बंद कर जाए तो क्या होगा, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जैसे किडनी डैमेज हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक टर्म पढ़ें, प्रोटीन यूरिया। अब हम लोग के बेसिक दिमाग में क्या आ रहा है कि ये प्रोटीन यूरिया को चेक कैसे किया जाए। तो प्रोटीन यूरिया को चेक करने के लिए, हाउ टू चेक प्रोटीन यूरिया, यहाँ पे 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है कि 24 आवर्स सैंपल ऑफ यूरिन देखा जाता है, दूसरा होता है डिपस्टिक टेस्ट, और तीसरा होता है रैंडम सैम्पलिंग। लाइक कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको प्रोटीन यूरिया मीन्स प्रोटीन यूरिया है, तो क्या करेंगे हम लोग 24 आवर्स सैंपल ऑफ यूरिन लेंगे, जिसमें अगर वो 0.3 ग्राम से अगर ज़्यादा आ रहा है तो वो प्रोटीन यूरिया के अंदर कंसिडर किया जाएगा। डिपस्टिक टेस्ट में क्या होता है, दूसरा मेथड होता है डिपस्टिक टेस्ट। तो इसमें बेसिकली हम लोग जानते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में रहे हैं, तो हम लोग कोई बॉटल मिलता है जिसमें कि हम लोग को यूरिन फिल करना होता है। उसमें यूरिन के कलर से हम लोग पता करते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं। अगर वो येलो में है तो मीन्स वो नॉर्मल यूरिन है, वो ट्रेस अमाउंट है, उसमें मे बी बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन यूरिया विच इज़ कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। बट क्या होता है कि जैसे जैसे वो कलर में डिफरेंट आने लगता है तो उसको एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, लाइक +1, +2, +3, +4। मतलब जैसे जैसे वो डार्कर हो जाता है उसके हिसाब से उसको +1, +2 दिया जाता है नंबर, ठीक है, लाइक दैट। ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि +1 अगर आपको दे देता है तो +1 का कितना होगा, उसमें प्रोटीन यूरिया 0.3 ग्राम, +2 में 1 ग्राम, +3 में 3 ग्राम एंड +4 में मोर देन 10 ग्राम्स। ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं थर्ड मेथड पे। थर्ड मेथड पे क्या होता है कि रैंडम सैम्पलिंग यूज़ किया जाता है, जिसमें कि मोर देन 0.1 ग्राम अगर ज़्यादा आ रहा है
Now second one is the random sampling. So random sampling more than 0.1 ग्राम अगर उससे ज़्यादा है दैट मीन्स प्रोटीन यूरिया है, और लैब के कंसिडरेशन में अगर लैब वैल्यूज़ में अगर वो मोर देन 30 mg/TL आता है तो उसे प्रोटीन यूरिया कंसिडर किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि साइन क्या क्या होते हैं एंड ऑर्गन डैमेज का, क्योंकि हम लोग सीवियर में समझ गए थे कि बीपी तुम्हारा 162/110 mmHg हो जाएगा, इडीमा होगा, प्रोटीन यूरिया के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग एंड ऑर्गन डैमेज के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉडी में प्रोटीन कम हो गया है क्योंकि वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है, और इडीमेटस हो गया है बॉडी, और हेडेक का भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए इसको हम लोग बाद में जानेंगे। बेसिकली एंड ऑर्गन डैमेज में क्या होता है ना कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा, ब्लड डिक्रीज़ हो जाएगा, और परफ्यूजन डिफरेंट ऑर्गन्स में भी कम हो जाएंगे। जब भी परफ्यूजन कम होता है क्या होगा, लिवर एंजाइम्स में जो लिवर एंजाइम्स है वो कॉम्पनसेट करेगा और अपना लिवर एंजाइम्स को इंक्रीजिंगली प्रोड्यूस करेगा, मीन्स लिवर एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन आएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन हो जाएगा डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन, मीन्स अगर बॉडी में कहीं पे भी अगर ब्लड कम है, ब्लड कम मीन्स ऑक्सीजन कम मीन्स परफ्यूजन कम हो रहा है, मीन्स बॉडी को ऑक्सीजन जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, मीन्स डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन विच विल लीड टू हेडेक। नाउ थर्ड वन इज द ब्लरिंग ऑफ द विजन्स, मीन्स ब्लरिंग ऑफ विजन्स की वजह से पैपिलिडीमा होगा। And fourth one is we already discussed about it, like there will be the increased kidney functions which will lead to decreased GFR, that is urine output उसका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, which is less than 30 ml/hour. Okay. So decreased kidney function, decreased GFR, and more than that would be less than 30 ml/hour. Now another effect will be lung effect. Lungs will be also affected, which will lead to pulmonary edema, जिसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होगा। ओके। अफेक्ट क्या होगा, लंग इफेक्ट मीन्स पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा होगा तो जिसकी वजह से डिस्ट्रेस होगा,
सॉरी, आरडीएस नहीं, डिस्ट्रेस होगा, एंड रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हर डिजीज़ कंडीशन में एक हिस्ट्री होता है, फैमिली हिस्ट्री होता है, लाइक पहले से कोई हिस्ट्री है प्री एक्लेम्सिया का, या फिर फैमिली हिस्ट्री है इंक्रीज बीपी का, हाइपरटेंशन का, ओबेस का, प्राइमी ग्रेविटा का, प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ का, तो लाइक दैट। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया। मीन्स जो लेडी है उसको प्रीवियस प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री हो, या फिर किसी फैमिली में, या फिर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कहीं पे भी हिस्ट्री हो इंक्रीज बीपी का या फिर हाइपरटेंशन का। ओके, सो नाउ कमिंग टू थर्ड वन, ओबेस। ओबेस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जो कि इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। देन प्राइमी ग्रेविडा। फिफ्थ वन इज प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़। प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या हो जाएगा, जैसे कि लाइक ट्विन प्रेगनेंसी, या फिर डायबिटीज़, आयरिश इनकम्पैटिबिलिटी जिसमें मदर का ब्लड ग्रुप और फीटस का ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है। सो ट्विन प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, आयरिश इनकम्पैटिबिलिटी, अब हम लोग देखते हैं कि इक्लेम्शिया मीन्स, अगर प्री इक्लेम्शिया अगर सीवियर हो जाता है तो उसको इक्लेम्शिया कहते हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा वर्स्ट इफेक्ट और सीवियर इफेक्ट देखने को मिलेगा मदर में। जैसे कि उसमें अभी सिर्फ मदर को मेनली इफेक्ट हो रहा था, बट अगर सीवियर फॉर्म में चला जाए, अगर परफ्यूजन बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो जाए तो ये फीटस को भी प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें क्या क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, और सीज़र भी आ सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा परफ्यूजन कम हो गया है। मीन्स बॉडी को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, सेरिब्रल को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, तो इट विल लीड टू सीज़र। So in severe form it will lead to seizure because of decreased cerebral perfusion, and what kind of a seizure it will be? It will be generalized tonic-clonic seizure. Now how will you know that it is getting severe? कैसे पता चलेगा कि प्री एक्लेम्शिया में चेंज हो रहा है? तो बेसिक क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो हम लोग देख पाएंगे कि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो घट के 30 ml पर आवर हो गया है। ठीक है, मीन्स लेस देन 30 ml हो गया पर आवर। और एब्डोमिनल पेन होगा। क्यों एब्डोमिनल पेन होगा? क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा लिवर एंजाइम्स। ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, क्योंकि डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन विच विल लीड टू, इन सीवियर केसेस इट विल लीड टू द सीजर। तो इस मोमेंट पर हम लोग को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। ओके, सो सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर, ओके, से भी कम। नाउ सेकेंड वन विल बी एब्डोमिनल पेन। थर्ड वन विल बी ब्लड विजन।
और डिक्रीज सेरिब्रल परफ्यूजन की वजह से हेडेक होगा, जो कि सीवियर होगा। किसी भी दवा, किसी भी इंजेक्शन या फिर कोई भी थेरेपी से ये क्योर नहीं होगा। तो क्या करना है, इन दिस केस वी हैव टू इन्फॉर्म द फिजिशियन एज सून एज पॉसिबल। अब हम लोग चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। तो हम लोग का पैथोफिजियोलॉजी पहले क्या होगा कि प्लेसेंटा में कुछ तरीके के चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से चेंज हो जाता है ब्लड कैपिलरीज, मीन्स परमिएबिलिटी उसकी चेंज हो जाती है और उसमें एक होल बन जाता है। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेपर, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। ओके, नाउ उसके बाद क्या होगा कि इसकी वजह से हम लोग का डिक्रीज़ हो जाएगा परफ्यूजन, मीन्स बॉडी को सही से सेल्स सही से काम नहीं कर पाएंगे, उनका वॉल्यूम वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम। ओके, हीमोक्रेट लेवल बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से रिस्क होगा अंदर की तरफ। क्या रिस्क होगा कि थ्रोम्बस, क्योंकि अंदर की तरफ तो विस्कोसिटी बढ़ गया, दैट्स मीन्स कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से अगर परफ्यूजन डिक्रीज़ हो गया है तो वहाँ पे सेरिब्रल एडीमा होगा, ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइन फॉर हेडेक। हम लोग समझ गए कि एडीमा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है, प्लेसेंटल चेंजेस आया, उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गया और वो लीकेज होने लगा। तो प्लाज्मा लीक हो गया एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में, जिसकी वजह से उसको एडीमा हो गया। फिर इसकी वजह से सेरिब्रल परफ्यूजन कम हुआ और ब्लड विजन हुआ, देन हेडेक हुआ। अब हम लोग किडनी की तरफ चलते हैं। किडनी में क्या होगा कि किडनी में भी परफ्यूजन कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये डैमेज करेगा बेसिकली नेफ्रॉन्स को। ओके, डैमेज इन नेफ्रॉन्स, और इसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगा, अल्टीमेटली डिक्रीज़ हो जाएगा GFR। ओके, डिक्रीज GFR एंड दिस विल, और GFR में जो ग्लोमेरुलस होता है वो एक फिल्ट्रेट की तरह काम करता है, तो उसका परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो छन्नी होता है किडनी में, अगर वो छन्नी का ज़्यादा अगर वो खुल जाए तो क्या होने लगेगा कि बड़े बड़े चीज़ें भी पार होने लगेगी, तो प्रोटीन भी बाहर निकलने लगेगा और प्रोटीन का फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसका परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा और वहाँ पे प्रोटीन यूरिया होने लगेगा। ठीक है, तो अगर सीवियर हो जाता है, बाय द वे ये तो हो गया माँ की बात है कि एडीमा हो रहा है, परफ्यूजन हो रहा है, डिक्रीज परफ्यूजन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है। सो बेबी में क्या होगा, बेबी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि प्लेसेंटा इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस, सो देयर शुड बी अ, जो भी माँ के अंदर होगा वही बच्चे के अंदर होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि प्लेसेंटा में भी डिक्रीज़ हो जाएगा परफ्यूजन, और उसमें भी ग्रोथ जो है, बच्चा छोटा होगा, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगा उसमें भी, और IUGR मिलेगा उसमें, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। और बच्चे में अगर माँ में परफ्यूजन कम है, बच्चे को भी परफ्यूजन कम है, तो रीनल परफ्यूजन भी कम होगा, जिसकी वजह से उसका यूरिन फॉर्मेशन भी कम होगा, तो ये अल्टीमेटली ओलिगोयूरिया कॉज करेगा, जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड विल बी लेस देन 200 ml। ओके, सो ये समझ में आ गया। सो अगर एक कॉम्प्लिकेशन हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं कि ड्यू टू प्रीक्लैम्सिया देयर विल बी द स्मॉल बेबी, देयर विल बी इंट्रायूटेराइन रिटार्डेशन, देयर मे बी द चांसेस दैट मदर विल डेवलप ओलिगोहाइड्रोमेनियास। अब ये बोला जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इक्लेम्शिया, अगर क्वेश्चन में आता है, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इक्लेम्शिया। सो जो एंटीपार्टम इक्लेम्शिया को हम लोग मोस्ट कॉमन मानते हैं। एंटीपार्टम क्या हुआ कि जो डिलीवरी से पहले होता है, इन बिटवीन द डिलीवरी जो होता है वो बोलते हैं इंट्रापार्टम इक्लेम्शिया, और जो आफ्टर डिलीवरी होता है उसको कहते हैं पोस्टपार्टम इक्लेम्शिया, सो बिफोर। अब दूसरा है मोस्ट सीवियर। मोस्ट सीवियर भी हम लोग एंटीपार्टम इक्लेम्शिया को ही मानते हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी है, जो कि मोस्ट कॉमन इक्लेम्शिया एंड मोस्ट सीवियर इक्लेम्शिया। सो एंटीपार्टम इक्लेम्शिया इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सीवियर फॉर्म ऑफ इक्लेम्शिया। ओके, नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन, प्रीक्लैम्शिया कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। तो इसमें तो बेसिकली मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा था,
प्रोटीन यूरिया हो रहा था, इंक्रीज बीपी हो रहा था, इडिमा हो रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, और इंक्रीज़ हो जाता है विस्कोसिटी इंट्रासेल्युलर स्पेस का, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि कॉज होता है इडिमा का। सो पहला जो है, जो कि प्री एक्लैम्प्शिया का कॉज में माना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हेल्प सिंड्रोम। अब ये हेल्प सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन और डिफरेंट कंडीशंस। तो इसमें एच का मतलब होता है हीमोलाइसिस, ई का मतलब ई एल मतलब होता है एलिवेटेड लिवर एंजाइम, एंड एल पी मतलब होता है लोअर प्लेटलेट काउंट. So H for hemolysis, breaking of the RBCs. EL means elevated liver enzymes, क्योंकि perfusion कम हो गया है तो liver will compensate and increases the liver enzymes. LP means lower platelet count will be there, which is less than 1 lakh. Lower platelet count less than 1 lakh. दूसरा हो जाएगा डिससेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलोपैथी। अगर अंदर इंट्रावैस्कुलर स्पेस में अगर प्लाज्मा कम हो जाता है तो देयर विल बी इंक्रीज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है तो वेरिकोज वेन हो सकता है, किसी तरह का पल्मोनरी ब्लॉकेज हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और तीसरा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन हम लोग का हाइपरटेंशन। बेसिकली मदर को हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा कि इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से देयर मे बी द चांसेस दैट देयर विल बी द प्री टर्म सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, विच इज़ नॉन एज एब्रप्शियो प्लेसेंटा. So what is abruptio placenta? Preterm separation of placenta. Now fourth one will be the weight gain. Why weight gain? Because there may be the chances